तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर सेकंड, और इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस का मतलब मिलना। जब लाइट वेव्स आपस में मिलती हैं मतलब इंटरफेयर करती हैं या एक दूसरे से सुपरपोज करती हैं या सुपरपोज होती हैं, तो किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। जैसे मान लो कि दो वेव्स, लाइट वेव, एक वेव ये है, ये लाइट वेव है, और दूसरी लाइट वेव ये है, ऐसे ये भी लाइट वेव जा रही है, दोनों वेव जा रही है ना। ये वेव इस वेव से क्या कर रही है, यहां पे इंटरफेयर कर रही है ना, यहां पे भी इंटरफेयर कर रही है, यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पे इंटरफेरेंस, यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जहां पे सेम फेज में इंटरफेरेंस हो रहा है, मान लो कि यहां इंटरफेरेंस कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये दोनों क्या है, इसका क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट एक साथ है, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ ट्रफ क्या है, एक साथ डायरेक्शन में है। तो जहाँ पे क्रेस्ट एक डायरेक्शन में, ट्रफ एक डायरेक्शन में है, वहाँ लाइट की इंटेंसिटी क्या पाएगी, मैक्सिमम पाएंगे, क्योंकि सेम फेज मीट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ ऐसा देखो बन रहा है, यहाँ पे ये इस जगह पे, यहाँ पे लाइट ऐसा जा रहा है, देखो ये है ना, ये वाला, और यहाँ पर वेव ये क्या है, अपोजिट मीट कर रहे हैं, है कि नहीं। ये वेव देखो, ये वेव नीचे जा रहा है और ये वेव ऊपर जा रहा है, देखो कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे, है ना, इस तरह से। तो ये वाले, ये ट्रफ, इसका जो है क्रेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रहे हैं, मतलब ये क्रेस्ट, इसका ट्रफ, मतलब यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, मीट हो कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ अपोजिट फेज में मिल रहे हैं, और यहाँ कैसे मिल रहे हैं, सेम फेज में। तो इस रीजन में क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम, मतलब बिल्कुल कैंसल। अगर डिस्प्लेसमेंट हाँ इक्वल है, इनका एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब यहाँ लाइट की इंटेंसिटी रहेगी नहीं, मतलब डार्क रहेगा टोटली। अब ये जो दोनों लाइट वेव्स हैं, ये दोनों लाइट वेव क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी की है। क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, और जिस सोर्स से आ रही हैं उस सोर्स के बीच फेज में डिफरेंस भी जीरो है, या अगर फेज में डिफरेंस है तो वो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। जो सोर्स हमारे होंगे, तो जिससे लाइट वेव्स एमिट हो रही है, उन सोर्स के बीच फेज में डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो उन सोर्स से जो लाइट वेव्स आ रही हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ठीक है। तो जब दो वेव्स किसी मीडियम में एक साथ ट्रेवल करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, तो मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर उनके सुपरपोज होने के कारण, सुपरपोज मतलब मिलने के कारण, ठीक है ना, मिलने के कारण कुछ पॉइंट्स पर क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और कुछ पॉइंट्स पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। यही लाइट की इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना या मिनिमम होना, यही क्या है, हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, व्हेन टू आर मोर देन waves of same frequency are traveling in a medium, are traveling in same medium, कह देते हैं, in same medium, or then due to superpose
at some points of medium, at some points of medium intensity become maximum, and at some point become minimum. ठीक है, इंटेंसिटी बिकम मिनिमम. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, अपने हिसाब से बुक को रीड करके. ठीक है, हमने एक आपको मेन कॉन्सेप्ट दिया है कि जैसे मीडियम है, एक साथ ट्रेवल कर रही है एक ही मीडियम में. ठीक है, साथ साथ ट्रेवल कर रही हैं, तो सुपरपोज के कारण, मतलब मिलने के कारण, उन मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है. और इसी फेनोमेना का नाम क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. क्लियर ना? तो बहुत सिंपल फेनोमेना है, समझ पा रहे हैं आप. इंटरफेरेंस दो तरह से होता है. एक का नाम रखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज कर लिख लीजिए. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, दो तरह से इंटरफेरेंस होता है. फर्स्ट का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है. क्लियर? तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. ठीक है ना? यहां क्या होगी, इंटेंसिटी. हाँ, तो अभी आपने पढ़ा ना, इंटेंसिटी जहां कुछ जगह पे मैक्सिमम होता है, कुछ जगह पे मिनिमम. तो जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां पे क्या इंटरफेरेंस कहेंगे आप, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है. ठीक है. दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहां लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, इंटेंसिटी मिनिमम. क्लियर? तो ये तो टाइप्स हो गए. मतलब हम वही इंटरफेरेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. एक वो जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है और एक वो जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले को हम क्या नाम देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है, बिल्कुल लाइट नहीं पहुँच पा रही है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया. क्लियर? तो डेफिनेशन तो आप समझ चुके हैं क्या होगा इसका, तो इसको डेफिनेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं है. अब इंटरफेरेंस के फिनोमेना को सबसे पहले किसने देखा था, है ना? तो हाइगेंस ने ही इसको सबसे पहले देखा. इंटरफेरेंस का एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने किया, है ना? बाद में थॉमस यंग ने इसको डिटेल में एक्सपेरिमेंट किया. किसने? थॉमस यंग ने. और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस इंटरफेरेंस के फिनोमेना को क्लियरली समझने के लिए, देखने के लिए जो हम लोग लाइट यूज करेंगे वो लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक. मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन. क्रोम का मतलब कलर. सिंगल कलर की लाइट अगर आप यूज करेंगे तो इंटरफेरेंस को समझ पाएंगे अच्छी तरह से, है ना? तो इन्होंने क्या किया है, इंटरफेरेंस को देखने के लिए थॉमस यंग ने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया और एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने लाइट को क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक ही यूज़ किया. और उसमें कौन सा लाइट यूज़ किया, उन्होंने सोडियम वेपर लैंप यूज़ किया. कौन सा? सोडियम वेपर लैंप. ये किस कलर की लाइट होती है, आपको पता होना चाहिए, येलो कलर की लाइट होती है ना? येलो लाइट. तो सोडियम वेपर लैंप जो होती है वो येलो लाइट होती है. और उसी येलो लाइट का यूज़ करके इंटरफेरेंस को देखा.
और इनके एक्सपेरिमेंट को नाम रखा गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं बेटा YDSE, YDSE। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, अपन क्या पढ़ेंगे इसे, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कहीं तो पूरा नाम भी लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर क्या लिखे हैं ये, YDSE क्या होता है ना, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका नाम ही यही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इतना लंबा चौड़ा बोलेंगे तो बहुत ही टाइम लगता है ना, तो सिंपली हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, YDSE। क्या आपने YDSE पढ़ा है? कहोगे यस सर मैंने पढ़ रखा है। क्या कहता है YDSE, बताओ, नहीं मालूम है ना। तो कुछ बच्चे बुक रीड करते हैं तो सही से नहीं रीड करते है ना, उनसे अगर पूछा जाए तो बता भी नहीं पाते क्या होता है। स्लिट का मतलब यहाँ पे जो रखा गया वो है लाइन होल से। किससे? लाइन होल से। सबसे पहले यंग ने एक पतला सा वो लिया था, कह लीजिए कि कार्डबोर्ड लिया था, उसमें उन्होंने पतला सा एक होल बनाया था पिन से। एक पिन लिया, उन्होंने एक होल कर दिया इससे, यहाँ पे एक होल कर दिया इससे। ठीक है, एक और पतला सा कार्डबोर्ड लिया था, बहुत ही पतला सा कार्डबोर्ड है ना, इसमें भी इन्होंने क्या किया, 2 होल लगा दिए इससे, 2 होल। ठीक है, पिन से ही होल थोड़ी थोड़ी दूर पर, और यहाँ से उन्होंने लाइट को एंटर्स कराया। ये सोर्स है लाइट, ठीक है, यहाँ से लाइट गई तो लाइट इसमें जो गई वो वेवफ्रंट के फॉर्म में गई। किस फॉर्म में गई? वेवफ्रंट के फॉर्म में। और यहाँ से थोड़ी दूर पे एक स्क्रीन रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन। तो उन्होंने देखा यहाँ पे डॉटेड, एक डॉट है यहाँ पे, फिर डॉट है, फिर यहाँ पे डॉट, फिर डॉट, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ डॉटेड दिखाई पड़ा। पहली बार जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, पहली बार, मतलब हर कोई लाइफ में पहली बार काम करता है ना, बोलो, लाइफ में कोई अगर आप काम करने जाओगे तो पहली बार कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होगी ना, कि पहली बार काम करोगे सही हो जाएगा, जॉब करोगे क्या, कोई बिजनेस करोगे। तो साइंटिस्टों का भी, फिजिसिस्ट का भी अपना क्या होता है, एम होता है कि हम एक रिसर्च करेंगे बढ़िया सा। वो आए दिन कोई ना कोई इनके दिमाग में चलता रहता है रिसर्च के लिए, उनके दिमाग में रहता है। तो थॉमस यंग के भी दिमाग में यही था कि कुछ सर्च करते हैं इसके बारे में, जो हाइगन्स कह रहे हैं इंटरफेरेंस के बारे में। हाइगन्स ने ही कहा था, और थॉमस यंग ने डिटेल में जाकर के इसको एक्सपेरिमेंट किया है। तो यंग, इसलिए इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस पिन होल से ये देखे डॉटेड पॉइंट, बहुत मतलब येलो कलर की लाइट यूज़ किया उन्होंने। तो देखिए हल्का हल्का येलो बूंदी बूंदी, मतलब छोटे छोटे बूंदी टाइप का ऐसे, है ना छोटे ड्रॉप तरह, बूंद की तरफ ऐसे छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे। कहीं ये क्या है सब, वो सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, अपना पैटर्न चेंज किया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को हटा करके उन्होंने क्या किया, सिस्टम तो यही रखा, लेकिन उसने पिन होल जो लिया था, पिन जो छोटा सा होल छिद्र किया था, उसको पिन की जगह लाइन होल ले लिया। क्या ले लिया? लाइन होल। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, बढ़िया सा एक कार्डबोर्ड है मान लो, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक लाइन होल बना दिया ऐसे। ठीक है, इस लाइन होल की जो विड्थ थी, ये विड्थ करीब 1 mm थी। कितनी थी? 1 mm। ठीक है, और यहाँ हमारा कोई सोर्स है, मतलब वही सोडियम वेपर लैंप, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलता है। कैसा वेवफ्रंट? स्फेरिकल वेवफ्रंट यहाँ निकलता है और इस होल से पार करेगा। तो इसको हम, उन्होंने कहा ये जो ये होल है ना, इसका उन्होंने नाम रखा स्लिट। क्या नाम रखा? स्लिट, एस, स्लिट एस। इससे थोड़ी दूर, करीब 10 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर? 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर है ना। इसकी विड्थ जो है वो कितना है? 1 mm। विड्थ
1 mm, और 10 सेंटीमीटर दूर इन्होंने एक रखा दूसरा कार्डबोर्ड बढ़िया सा ऐसे, और यहाँ 2 लाइन होल लिया इन्होंने। लाइन होल मतलब लंबी लंबी लाइन को होल किया ऐसे, ठीक है। और दोनों ये जो होल थे लाइन होल, इनकी विड्थ कम रखा इन्होंने। इनकी जो विड्थ है, दोनों की विड्थ ऑफ ईच 0.3 mm रखा, बहुत कम है ना। इसको कहा इन्होंने S1, इसको कहा इन्होंने S2। इसी लाइन होल को उनका जो नाम रखा गया स्लिट। अब समझ आएगा स्लिट क्या है। तो S1 एंड S2 आर लाइन होल, S1 एंड S2 आर लाइन होल्स कॉल्ड स्लिट्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अब समझ आएगा स्लिट का मतलब, बोलो। एक होल है ना, लाइन होल। हाँ, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब होगा क्या, यहां से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलता है। कहां से, इस जगह से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। आप सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पढ़े होंगे। अगर जो बच्चे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में न जानते हो, वेव फ्रंट क्या होता है, इसके पहले वाला लेक्चर हमने वेव ऑप्टिक्स 01 अपलोड किया है संजय पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जा करके वेव फ्रंट के बारे में समझ लीजिए क्या होता है वेव फ्रंट। जब लाइट सोर्स कैसा हो, लीनियर हो, तो इसके सराउंडिंग एक इमेजनरी सरफेस अगर हम बनाएं, जहाँ पे उस सरफेस पे सभी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में, तो ऐसे सरफेस को हम लोग इमेजनरी सरफेस को कहते हैं क्या, वेव फ्रंट। क्लियर। तो ये S1 और S2 के जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस करीब करीब 2 mm रखा। कितना रखा इन्होंने, 2 mm डिस्टेंस, ठीक है। और इससे करीब 2 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने मीटर की, 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन रखा। क्या रखा, ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। इन्होंने 2 मीटर की दूरी पर एक स्क्रीन रखा। इसे हम लोग कहते हैं वाइट स्क्रीन, वाइट स्क्रीन रहेगा ये। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे येलो लाइट दिखाई पड़, देखो ये है येलो लाइट दिखाई पड़ रही है इससे, यहाँ येलो लाइट दिखाई पड़ रही है, फिर यहाँ येलो लाइट दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर यहाँ येलो दिखाई पड़ रही, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है, थोड़ा यहाँ येलो दिखाई पड़ रही है, फिर येलो दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर येलो दिखाई पड़ रही है। ये जो ब्लैक हमने खींचा है ना, ये आप इसे येलो लाइट मानेंगे। क्या मानेंगे, हाँ, जो आप यूज़ कर रहे हो येलो लाइट, ये येलो लाइट। और जहाँ वाइट बोर्ड का ये है वो समझ लीजिए वहाँ पे लाइट नहीं है। क्लियर। ऐसे हमको लाइट दिखाई पड़ी। तो ये क्या है, एक बैंड की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, पट्टी। तो जो ये लाइट कलर जो यूज़ कर रहे हैं आप, वो ये कलर यहाँ ये है, वो कलर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब इसको जो कलर दिखाई पड़ रही है, मतलब वो ब्राइट है, उसका ब्राइटनेस है। क्या है, उसका ब्राइटनेस है। तो एक को कहा उन्होंने ब्राइट, और जहाँ पे लाइट दिखाई नहीं पड़ रही है उसमें इंटेंसिटी 0 है, उसे उन्होंने कहा डार्क। तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, है ना। अल्टरनेट, कैसे, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, क्या मिलते हैं, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, क्या मिलते हैं, बैंड मिलते हैं। बैंड मतलब पट्टी। और इन बैंड का नाम रखा बढ़िया सा खूबसूरत सा नाम, फ्रिंजेस, फ्रिंज, FRING, फ्रिंज। दीज बैंड्स आर कॉल्ड, दीज बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंजेस। ठीक है ना। तो ब्राइट बैंड को ब्राइट फ्रिंज कहा और डार्क को डार्क फ्रिंज। दैट इज ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, यही है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब बैंड। यहां क्या पहुंचेगा, हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलता है। यहां पे क्या मिलता है, सिलेंड्रिकल
वेव फ्रंट, ठीक है ना, क्या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलता है, स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इस तरह से इंटरफेरेंस होते होते लाइट क्या होती है, वहाँ मिलती है, इंटरफेयर करती है, तो जहाँ पे ये मीडियम है तो एक साथ पहुँचेंगी, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो कितनी डिस्टेंस होती है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। क्लियर। तो यही है पूरा सेटअप हमारा क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसी के बारे में आपको लिखना है। तो ये था आपका YDSC, और YDSC के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ, पाथ डिफरेंस। तो ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिवली हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिवली हो रहा है, मतलब ब्राइट और डार्क बन रहा है, ब्राइट डार्क। इनके बनने के लिए क्या पाथ डिफरेंस आ रहा है और क्या फेज में डिफरेंस आ रहा है। भाई यहाँ से वेव निकल रही है, यहाँ से वेव निकल रही है, यहाँ से वेव जा रही है, यहाँ से वेव जा रही है, तो पाथ में तो अंतर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन फिर भी अल्टरनेट ब्राइट डार्क बन रहा है। इसका मतलब वेव के बीच कुछ न कुछ पाथ में अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वही डिफरेंस पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेव वाली इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेव वाली इक्वेशन। तो वेव का इक्वेशन होता है या तो साइन में होगा या तो कॉस की टर्म्स में होगा, जिसमें उस वेव का कुछ अपना एम्पलीट्यूड भी होगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि दो लाइट वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है। दोनों लाइट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, A1 A2 है, और इनका किसी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, Y1 और Y2 है। देन अगर हम मान लेते हैं Y1 Y2 है, तो Y1 इक्वल टू आप लिख सकती हो A1 साइन ओमेगा टी। अच्छा, पाथ में डिफरेंस है तो फेज में भी डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अगर पाथ में डिफरेंस है तो फेज में भी डिफरेंस रहेगा। तो ऐसे Y2 अगर लिखेंगे तो Y2 में थोड़ा सा क्या होगा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 जोड़ देते हैं, मतलब दोनों का फेज भी क्या है, अलग अलग है। फेज का मतलब एंगल, साइन का जो ये आर्गुमेंट होता है, मतलब ये एंगल है ना, ये एंगल, इसे हम लोग कहते हैं फेज। क्या कहते हैं, फेज। किसका फेज ओमेगा टी है, तो कहेंगे पहले वाले का फेज ओमेगा टी है, दूसरे का ओमेगा टी कितना है, फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस 5। तो दूसरे का फेज आप देख के बता सकते हो ज्यादा है कितना, 5, ये ज्यादा है फेज में। जब फेज में डिफरेंस है तो 11th की आप वेव्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि फेज डिफरेंस अगर है तो पाथ में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, अभी हम उसको दिखाएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे दोनों वेव की इक्वेशन। तो हमें क्या मिल गई, वेव की इक्वेशन। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे और उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। इस y1 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम करेंगे क्या, इसे साइन A प्लस बी के फार्मूले से फैला देंगे। साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, ठीक है। ये 5 इसमें क्या है, 5 यहाँ पे फेज डिफरेंस है, 5 इज
फेज डिफरेंस किसके बीच, बिटवीन टू वेव्स, दोनों वेव्स के बीच का ये फेज डिफरेंस है बेटा, ठीक है। हम करेंगे क्या, इस A2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, A1 साइन ओमेगा टी, A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, A1 प्लस A2 कॉस फाई, यहां A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख देंगे। ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया, बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इतना आया बट इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा टर्म है, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी मतलब इस फॉर्म में हमको लाना है, या इस फॉर्म में लाना है या तो उस फॉर्म में लाना है इसको, रिजल्टेंट को। तो करेंगे क्या, साइन इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं क्या, ये क्योंकि फाई क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, यहाँ भी ये कांस्टेंट है, तो यहाँ A2 साइन फाई को कुछ मानेंगे और इसे कुछ मानेंगे। तो हम अगर वेव का, दोनों वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल A मान लेते हैं, तो जैसे मान लो कि ये कोई वेव है, इसका वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, कितना है A, ये थीटा है, तो इधर हमारा हो जाएगा A कॉस थीटा और इधर हो जाएगा A साइन थीटा। तो हम A कॉस थीटा बराबर क्या मान लेते हैं, A1 प्लस A2 कॉस फाई, सेकेंड नंबर, और A साइन थीटा के बराबर हम मान लेते हैं आपका A2 साइन फाई, इक्वेशन नंबर 3। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, साइन ओमेगा टी, A1 प्लस A2 कॉस फाई है ना, इसके प्लस रखेंगे A कॉस थीटा प्लस A2 साइन फाई के प्लेस पर रखेंगे A साइन थीटा कॉस फाई, सॉरी ओमेगा टी, ओमेगा टी। इसमें A कॉमन ले लेंगे तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो साइन A प्लस B बन जाएगा, नहीं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। ये रिजल्टेंट आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 4। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया वेव का, कितना, y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन आया है इसका मतलब इक्वेशन, वेव क्या रहेगा हमारा, ये वेव का इक्वेशन है, उसका भी ग्राफ कैसा होगा, साइन ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा, साइन। तो हम लोग करेंगे क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करके हम ऐड कर देंगे, तो एक हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देन एडिंग, पहले स्क्वायर करेंगे फिर हम जोड़ेंगे इसे, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए, और हम इसको कर दे रहे हैं इरेज। तो स्क्वायर करेंगे हम और ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली मैं जोड़ भी रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसमें A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ए प्लस बी होल स्क्वायर फैलाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a1 a2 cos फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा इन दोनों में, इसमें और इसमें। a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू प्लस 2a1 a2 cos 5। ये आपका 1 हो जाएगा ये वाला टर्म्स। तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। इक्वेशन फोर्थ बन गया था, ये बन जाएगा इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, इसको घेरेंगे नहीं, रुक जाओ, इसको फिफ्थ बनाएंगे ही। अभी हम क्या करने जा रहे हैं इसको, एक मिनट, ये ए स्क्वायर 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 इक्वेशन फिफ्थ रहेगा। और इसमें मैं के से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, के से मल्टीप्लाई, तो कोई गुनाह नहीं होगा। एक मिनट स्टेप लिख देते हैं इसको, पहले इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और ए इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, के से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, के से। तो मल्टीप्लाइंग बाई के, मल्टीप्लाइंग बाई के, तो के ए स्क्वायर प्लस के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5। क्लियर। इसको मैं इरेज करता हूं इस साइड। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो इंटेंसिटी होती है, आपने पढ़ा है 11th में, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये वेव के लिए होता है। कुछ पढ़ा ही नहीं 11th में है ना। तो यहाँ पे वेव कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो क्या करोगे, वेव तो लगाने पड़ेगा हमें ना। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, याद रखना। तो अगर हम इंटेंसिटी को इक्वल करेंगे, है ना, प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट लेते हैं के, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारा कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब इंटरफेरेंस के बाद आई इक्वल टू क्या होगा, के ए स्क्वायर। इसी को देख कर हम लिख लेंगे I1 इक्वल टू क्या, के A1 स्क्वायर, और I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर लेंगे यहाँ से हम, तो अंडर रूट I1 किसके बराबर होगा, अंडर रूट के A1, और I2 किसके बराबर होगा, अंडर रूट I2 अंडर रूट के A2। तो इस के को मैं अंडर रूट की इंटू अंडर रूट की लिख सकता हूं, बोलो। तो अंडर रूट के A1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1, और अंडर रूट के A2 कितना होगा, अंडर रूट I2। बोलो वहां पे, और वहां पे के A1 के प्लेस पे रखेंगे I1, के A2 स्क्वायर प्लेस पे I2, और के A स्क्वायर प्लेस पे I, रिजल्टेंट। इट इम्प्लाइज दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये फार्मूला I इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos 5। तो मेन फार्मूला ये है। हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी के लिए एक फार्मूला मिल गया जनरलाइज। इक्वेशन नंबर आप 6 बना दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। तो चलिए बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए।
तो आई डिपेंड करता है कॉस फाई पे, आई डिपेंड करता है कॉस फाई पे। मतलब जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो हमारा आई अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कहीं पर अगर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम जानना है तो कॉस फाई मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जहाँ पे इंटेंसिटी आप चाहते हैं मिनिमम है वहाँ पे, तो कॉस फाई को मिनिमम लेना पड़ेगा। तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई 1। सो फाई इज इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री या 0, है ना। रेडियन बात कर लें। और कब होगा ये? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन में। इट इम्प्लाइज दैट ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस should be delta phi is equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi dot dot dot. Intensity will be maximum. Intensity will be maximum. हमारा इंटेंसिटी क्या होगा इस कंडीशन में? मैक्सिमम होगा। और वहां पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी डन। constructive there will be constructive इंटरफेरेंस। इस कंडीशन में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में। अब बात करें, बिकॉज डेल्टा फाई इक्वल टू आपने पढ़ा है 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है? पाथ में डिफरेंस है। तो व्हेन डेल्टा फाई अगर हम लेते हैं 0, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0। मतलब पाथ में डिफरेंस क्या है? 0। तो पाथ में डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। भाई यहाँ पे 0 रखोगे इसके प्लेस पे, लेमडा मल्टीप्लाई करोगे, बोलो 2 पाई डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स कितना आएगा? 0। और जब आप डेल्टा फाई कितना लोगे? 2 पाई, बोलो। तो 2 पाई इसके प्लेस पर रखोगे, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एक्स कितना जाएगा आपका? लैम्डा जाएगा। जब डेल्टा फाई हम रखते हैं 4 पाई, तो डेल्टा एक्स कितना जाएगा आपका? 2 लैम्डा जाएगा। डेल्टा फाई आप रखते हो 6 पाई, तो डेल्टा एक्स आएगा 3 लैम्डा। ऐसे आप रखते चले जाओगे, हमको पाथ डिफरेंस मिलता चला जाएगा। क्लियर? अब फाइनली अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो पाथ डिफरेंस मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हमारा होना चाहिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ एन की वैल्यू 0 लेंगे, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो मेनली आपका पाथ रेफरेंस कितना आया? एन लैम्डा। मतलब जहां पर nth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, किसके लिए है? फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। मतलब nth ब्राइट फ्रिंज जहां पर बनेगा वहां पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा। पहला ब्राइट फ्रिंज अगर बनेगा तो लैम्डा, दूसरा 2 लैम्डा, तीसरे का 3 लैम्डा। क्लियर है ना? ये अगर पाथ डिफरेंस लगाएंगे तो वहां पर वो नंबर वाला हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। अब इस साइड हम रेस कर दें, इस साइड कोई आवश्यकता तो नहीं है ना। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात। किसकी बात करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फॉर
destructive interference intensity should be minimum। तो cos फाई कितना होगा -1, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी मिनिमम होगी। क्लियर? तो फाई यहां पे कितना होगा आप बताइए, 180 डिग्री या पाई, और क्या हो सकता है 3 पाई हो सकता है ना, डॉट 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 डॉट, यानी फेज डिफरेंस हमारा होना चाहिए डेल्टा फाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, डॉट डॉट डॉट। ये फेज डिफरेंस मिलना चाहिए डिस्ट्रक्टिव वाले केस में, जहां पर क्या होगा डार्क फ्रिंज बनेगा। क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज। इस साइड इरेज कर दें, अब राइट साइड हम इरेज कर दें। ठीक है, आप लोग इसे नोट करते रहिए। तो इसे पाथ डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे ना, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों, इन्हीं दोनों का खेल है यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। अब इस फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? वही डेल्टा फाई बाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसे हम एक्स डैश कह देंगे। अगर यहाँ पाई रखेंगे तो पाई पाई कैंसिल, लेमडा 2 आ जाएगा। कितना जाएगा? लेमडा 2। और रखेंगे यहाँ पे कितना 3 पाई, तो 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, डॉट 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 डॉट। क्लियर? तो जनरलाइज करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एक्स डैश, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई 2। यहाँ जो n है वो n कितना है? 0 है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस 2n+1 लेमडा बाई 2 रख सकते हैं, या 2n-1 लेमडा बाई 2 ये भी रख सकते हैं आप। अगर 2n-1 करें तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, तो हम वही ले लेते हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं 2n-1 लेमडा बाई 2, और यहाँ पे हम n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। ठीक है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ये थोड़ा कम सही रहेगा, ये जहाँ इसलिए हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इंटरफेरेंस पे ये यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा डार्क फ्रिंज, डार्क यानी nth डार्क फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यही हमारा है पाथ डिफरेंस, इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, जो हमारा स्क्रीन होता है बेटा, ध्यान देखो, देखो ये क्या है हमारा स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसे बनता है नहीं बनता है? बोलो। तो इनकी जो जितना भी पैटर्न मिलेगा, जितना भी मिलेगा, मान लो कि 20 ठो दिखाई पड़ा है, 10 ठो दिखाई पड़ा, तो जो बीच में आएगा हमारा कितना? बीच में। ठीक है, जो हमारा बीच में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच में कौन आएगा? 1 2 3 4 5, पांचवा ये वाला जो हमारा वो बीच में आएगा। कहाँ आएगा? तो 4 इधर है, और ये बीच में तो इसे सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? सेंटर। तो डायग्राम में आप इसको भी मेंशन करते हो, कर लीजिए।
बीच में मतलब जो पूरे पैटर्न में जो बीच वाला होगा, बिल्कुल सेंटर वाला, जो सेंटर वाला हमारा ब्राइट होगा उसे कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना? जो बीच पूरे पैटर्न में जो बीच वाला ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ेगा वो क्या है हमारा बेटा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और इसके लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों जीरो होता है, मतलब डेल्टा फाई कितना होगा? जीरो, और डेल्टा एक्स भी क्या रहेगा? जीरो। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। फेज डिफरेंस भी जीरो रहेगा और पाथ डिफरेंस भी जीरो रहेगा। मतलब कि जो इसके पहले आपने पढ़ा था उसमें जो जीरो से स्टार्ट किया था ना ब्राइट के लिए, वो जीरो किसके लिए है? सेंट्रल ब्राइट के लिए है, ध्यान रखना। तो डायग्राम इसी के नीचे आप नोट कर लीजिएगा, डायग्राम बना करके। बीच में क्या बनता है हमारा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर ना? स्क्रीन के सेंटर में मान लीजिए बीच में, मान लो अगर पूरा स्क्रीन कवर करके रखा हुआ है, मान लो पूरे स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। मान लो यहाँ से पूरा इधर तक, मान लो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, फिर इधर दिखाई पड़ रहा है, फिर यहाँ दिखाई पड़ा, फिर यहाँ दिखाई पड़ा, फिर एक इधर दिखाई पड़ा, फिर एक इधर दिखाई पड़ा। तो पूरा स्क्रीन पे कवर कर रखा है। तो स्क्रीन का जहाँ सेंटर होगा वहीं सेंटर पे क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो। और पाथ में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जीरो मतलब कि होना ही नहीं चाहिए, पाथ में डिफरेंस ना हो और फेज में भी डिफरेंस ना हो। ठीक है ना? तो यही है इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, और ये इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो अगला ब्राइट है या जो नेक्स्ट डार्क है, तीसरा चौथा, वो कितना दूर है इससे, वो इससे कितना, कहाँ से? सेंट्रल वाले से। ठीक है ना? इसकी पोजीशन निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? पोजीशन। और पोजीशन निकालने के बाद हम सीखेंगे इनका विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, है कि नहीं? इन सब का विड्थ सीखेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास सफिशिएंट है, टाइम हो चुका है, बोलो। हाँ, तो आज की क्लास इतना ही। अब हमारी क्लास होगी ना थर्सडे को, आप सबको बताई है। इसके आगे का ये लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर 1 देख लीजिएगा एक बार, फिर से नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।